ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस जम्मिदेशे जीर्ण विहाणेन जम्मिकालं मे नादं गिरेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्तं मिदेशे तेन विहाणेन तं मिकालं मे कोसकद्दिवारेदुम् इन्दो वातः जिने दो वा। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय की अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि कहाँ से मतलब क्या आगम प्रमाण है इसका क्रमबद्ध पर्याय का। तो रत्नकन शावकाचार्य की जो चंद्र प्रभु पूजन के आधार से क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन कीजिए। वो पंक्ति आपको याद है? याद है वो पंक्ति? हाँ, बहुत बढ़िया। उससे भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। भामंडल की द्युति जगमगात ना, और भवि देखत निज भव साथ साथ है ना। तो इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय का आधार तो स्वयं वस्तु ही है, बाकी इसका आधार कैसा है? सर्वज्ञता भी लिया हुआ है। अब प्रथमान योग की किन घटनाओं से क्रमबद्ध पर्याय का पोषण होता है? प्रथमान योग की किन घटनाओं से क्रमबद्ध पर्याय का पोषण होता है? हाँ, अदिति बताइए। दीदी, सबसे पहली भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पूर्व द्वारका जलने की घोषणा कर दी थी। बराबर। और दूसरी, भगवान आदिनाथ ने मार्ची के 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही कर दी थी। तीसरा, आचार्य भद्रबाहु द्वारा निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा ऐसी घोषणा कर दी थी। और सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर की गई भविष्य की घोषणा आज भी सिद्ध हो रही है। बराबर। तो ऐसे ये 4 पॉइंट आए हैं जिससे यह सिद्धि होती है कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है प्रथमान योग के माध्यम से। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब कहते कर्णान योग के माध्यम से, कर्णान योग के माध्यम के आधार से क्रमबद्ध परिणमन की व्यवस्था की सिद्धि कीजिए। मतलब कर्णान योग के आधार से आप क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। हाँ, देशना बताइए। कर्णान योग के माध्यम से ऐसा कि पहला तो 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का निगोद से निकलना और इतने ही जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है। इस संख्या में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये कर्णानु योग में आया है जिससे क्रमबद्ध सिद्ध होता है। दूसरा, चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब जो चारों गतियों की संख्या बताई है केवल भगवान की वाणी में जो आई है, बस वही, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और तीसरा, प्रत्येक जीव नित्य निगोद से अधिकतम तो 1000 सागर के लिए निकलता है तथा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि के निश्चित भव धारण करता है, जैसे मनुष्य के 48 भव मिलते हैं। हाँ, बराबर। ये भी निश्चित है। ये भी निश्चित है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से कर्णान योग के माध्यम से कैसा होता है कि ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है। बिल्कुल। वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इस कथन का क्या आशय है? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इस कथन का क्या आशय है? चलो, हाँ राजी बताइए। यदि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, मतलब जगत ये समझता है
कि जैसा हम चाहें वैसा करें। बराबर। तो अब उसकी इच्छा अनुसार वस्तु का परिणाम हो तो उसे स्वाधीनता नजर आती है। बराबर। लेकिन वह ये नहीं सोचता कि इस व्यवस्था में वस्तु का परिणाम इच्छा के अधीन हो गया तो वस्तु की स्वाधीनता खंडित रहेगी, मतलब उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। मैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इस शरीर का परिणमन कराऊं, है ना, तो फिर ये शरीर का जो परिणमन जो स्वयं में हो रहा है उसकी स्वतंत्रता तो खंडित हो जाएगी। बिल्कुल। और इच्छा अनुसार कार्य कराना वस्तु की स्वतंत्रता नहीं, अभी तो उसकी परतंत्रता है। बराबर। बहुत और अच्छा। वस्तु की स्वतंत्रता उसमें है कि तत्समय की योग्यता अनुसार जो कार्य हो वही वस्तु की स्वतंत्रता है। बिल्कुल। हम अपनी इच्छा अनुसार तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? हम अपनी इच्छा के अनुसार बन सकते हैं क्या? अणिमा बताइए, हम अपनी इच्छा के अनुसार इंद्र, चक्रवर्ती हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? जो जब जीव निगोद में होता है तो अब वह अपने पुण्य और पाप के भाव के शुभाशुभ भाव से मतलब जो भी गति प्राप्त करता है वह उसके ऊपर रहता है। हाँ। तो फिर इससे यह आता है कि जो भरत चक्रवर्ती थे कि उसमें यह आया था कि निगोद से निकलकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोद से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की। हाँ। पर उसके बीच में जब निगोद से निकलते हैं तो एक पर्याय आती है। हाँ। उस पर्याय गिजाई की पर्याय बोलते हैं, अर्थात दो इंद्रिय की पर्याय। तो कोई भी जीव, इससे यह होता है कि मतलब कोई भी जीव निगोद से निकलकर डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकता। और फिर ढाई दीप के सभी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, भद्रा इन आदि के भव्य केवल भगवान के ज्ञान में निश्चित है। और फिर ये सब क्रमबद्ध निश्चित तो है पर उनका पुरुषार्थ और पुण्य पाप भाव के समान ही है। हाँ, नरक जाने के भाव में हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, चलो अपने को लगता है अपन कर सकते हैं तो अपन चाहते हैं ना अभी भगवान बन जाए, अभी यहाँ से सीधे सिद्धालय चले जाएं, बिल्कुल अब दूसरी और कोई पर्याय धारण नहीं करें, तो कर सकते हैं क्या अपनी इच्छा के अनुसार? क्योंकि जीव तो चाहता ना, बहुत से जीव चाहते हैं कि हम तो कैसे अब भगवान बन जाए, अब भाव धारण नहीं करना है, अब किसी माँ के गर्भ में उल्टे नहीं लटकना है। बिल्कुल। लेकिन कहाँ अपनी इच्छा के अनुसार? अरे वो तो ठीक है, चलो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले बेटा, है ना, चलो हम अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, लाओ अपने हाथ में है क्या? हाँ, वो पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, अपने हाथ में कहाँ है? बताओ, सिंह की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी, फिर भी उसके 10 भाव बाद वो मोक्ष गए। ये तो क्या उसी भाव से मोक्ष चले जाता है अगर अपनी इच्छा के? तो इससे सिद्ध होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार भी कैसे ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अपनी इच्छा के अनुसार भी कैसे हैं, हो सकते नहीं हैं। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे आज अपन चर्चा करेंगे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, त्रि मतलब 3 लक्षण, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये 3 लक्षण है ना। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, बिल्कुल ना। चलिए, समय सार की 308 से 311 की टीका एवं कार्तिक के अनुपेक्षा की गाथा 321 से 323 के आधार पर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जम जस जम्मी दे से, वही गाथा है। कार्तिक के अपन जो पढ़ते हैं ना बेटा, वो कार्तिक के अनुपेक्षा की ही गाथा है। तो कार्तिक के अनुपेक्षा की गाथा 321 से 323 के आधार पर भी क्रमबद्ध परिणमन व्यवस्था पहले से ही सिद्ध की जा चुकी है। जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से, जिस विधान से, है ना, जो जन्म और मरण होना हो, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी निमित्त से, उसी संबंधों से सब, बिल्कुल, है ना। तो वो जन्म मरण होगा, उसको पलटने में इंदो वा जिनिंदो वा, इंद्र और जिनेंद्र भी सामर्थ्य नहीं। इसी से क्रमबद्ध पर्याय की कैसी है सिद्धि होती है। प्रवचन सार के 102 गाथा के प्रत्येक पर्याय का जन्म क्षण और नाश क्षण की बात कही। जन्म क्षण मतलब कैसे, जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो उसका जन्म क्षण,
और फिर कैसे नाश हो गई है ना, उसका नाश क्षण है बिल्कुल। प्रवचन सार की गाथा 99 की टीका के माध्यम से भी द्रव्य के विस्तार क्रम के उदाहरण देकर प्रवाह क्रम को समझाया है ना। अब यहाँ ये कहते हैं क्या होता है विस्तार क्रम और क्या होता है प्रवाह क्रम, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो इसका प्रश्न क्या बनता है, ये जो नीचे 2 लाइन है ना, प्रदेश व परिणाम किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, प्रदेश व परिणाम किसको कहते हैं। अब इंसान का जन्म क्षण नक्की है ना, मरण क्षण भी श्रेया नक्की है, तो बीच की एक एक पर्याय नक्की नहीं होगी, नहीं होगी है ना। क्रमबद्ध में वह एक एक क्षण भी जन्म नक्की है, जैसे यहाँ जन्म लिया और यहाँ मरण हुआ, तो ये बीच की जितनी पर्याय हैं प्रत्येक क्षण की वो नक्की है या नहीं है, वो भी नक्की है, वो भी नहीं। जब जन्म नक्की है, मरण नक्की है, तो फिर कैसा है, उसकी जन्म कैसी एक एक पर्याय भी कैसी है, नक्की होगी। इसलिए अपने किसी के मरण पर कैसा है, अपने को खेद खिन्न नहीं होना है। किसी के जन्म में है ना, वो पहली बार तो जन्म लिया नहीं है। बस ये अपने देश में तो पहले बेटा लोगों को अपने दादी नानियों को अपने जन्म की तारीख याद नहीं रहती थी, क्योंकि मनाते ही नहीं थे। मेरी दादी थी ना, मैंने पूछा आपका जन्म कब हुआ, बोले वो एक बार वो प्लेग आया था ना उस समय, जब मेरे को कब मालूम कि प्लेग कब आया था तो इस प्रकार पहले याद ही नहीं, और याद रखने लायक है। जेल में जाने की तारीख कोई याद रखने लायक है। 9 कर्म रूपी जेल है ना, और उसमें हम आए हैं, प्रवेश किया है, तो वो कैसा है, याद रखने लायक है। मुझे तो जन्मदिन मनाते ना, तो मुझे लगता है जिंदों के लिए तो कैंडल बुझाते हैं, और जो मर जाता है उसके लिए कैंडल जलाते हैं चर्च में जाके कोई विवेक ही नहीं है ना, कि कब कैंडल जलाना चाहिए और कब कैंडल बुझाना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि देखो प्रदेश और परिणाम किसे कहते हैं, लिखा विस्तार क्रम में प्रवर्तमान द्रव्य के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते, मतलब फैलाव। विस्तार क्रम मतलब फैलाव। जैसे ये हॉल है ना, हॉल में कितनी इसकी लंबाई है ना, ये उसका कैसा है, विस्तार क्रम है। और प्रवाह क्रम है ना, ये पूरा हॉल है ना, और इसमें समझो 100 टाइल्स लगी हुई है ना, 100 टाइल्स लगी हुई। तो ये जो पूरे हॉल में जो टाइल्स लगी हुई है ना, वो तो उसका विस्तार क्रम है। और प्रवाह क्रम मतलब वो 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल है ना, क्रम से बिल्कुल है ना, वह उसका कैसा हुआ, प्रवाह क्रम। प्रवाह क्रम मतलब काल है ना, विस्तार क्रम मतलब क्षेत्र है ना। तो विस्तार क्रम में प्रवर्तमान द्रव्य के सूक्ष्म अंश को है ना क्या कहते हैं, प्रदेश। अंश को प्रदेश कहते हैं। जैसे मोती की एक माला है, पूरी माला है बेटा है ना, वो तो उसका विस्तार क्रम हुआ। और अब हम माला गुनने बैठे, हमने एक एक दाना छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, वो क्या है, प्रवाह क्रम। समझ में आ गया। विस्तार क्रम में क्षेत्र को लिया है और प्रवाह क्रम में किसको लिया है, काल को लिया है, बिल्कुल। तो है ना, इस प्रकार से ये प्रदेश है ना, तो विस्तार क्रम को प्रदेश कहते हैं और प्रवाह क्रम को कैसे है, परिणाम कहते हैं। अब कहते हैं विस्तार क्रम किसे कहते हैं, फिर एक एक का बताते कि विस्तार क्रम किसे कहते हैं। प्रदेश व परिणाम में क्रम क्यों है ना। अब कहते हैं विस्तार क्रम किसे कहते हैं, द्रव्य के प्रदेश अथवा परिणाम परस्पर भिन्न है ना। क्षेत्र और उसका काल दोनों कैसे हैं, भिन्न है ना, भिन्न है बिल्कुल। जैसे हम यहाँ भारत में रहते हैं, वो उसका क्षेत्र है ना। अब उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, एमपी, ये सब उसके कैसे हैं, प्रवाह क्रम है बिल्कुल। उसमें क्रम है। द्रव्य के सभी प्रदेश एक साथ फैले हुए होते हैं,
किंतु जहाँ एक प्रदेश है वहाँ पर दूसरा प्रदेश है। एक टाइल लगी हुई ना, उसके पर दूसरी टाइल नहीं लगी जाएगी, दूसरी टाइल उसके पास में। एक मध्य प्रदेश है, उसी पर वो नहीं है, राजस्थान नहीं है। मध्य प्रदेश का एरिया अलग है और राजस्थान का एरिया अलग है बिल्कुल। किंतु जहाँ एक प्रदेश है वहीं दूसरा प्रदेश नहीं है। जहाँ पर दूसरा प्रदेश है वहीं पूर्व का या अगला प्रदेश नहीं है। इसीलिए प्रदेशों में कैसा है, विस्तार क्रम है बिल्कुल। अब प्रवाह क्रम किसे कहते हैं, है ना। इस प्रकार द्रव्य का परिणाम, द्रव्य का परिणाम, हम जो निरंतर हमारी पर्याय निकल रही ना, वो हमारे जो निरंतर परिणाम कैसे हो रहे हैं, वो प्रवाह क्रम, मतलब वो एक के बाद एक के बाद एक के, मोती में झूलते हुए मोती की माला में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसा है वह होता है। तो जिस काल में जो परिणाम होता है उस काल से कैसा है दूसरा, है ना। भाई अभी 4:01 हुआ है, तो 4:02, तो वो 1 मिनट से 2 मिनट भिन्न है ना। वो काल की प्रत्येक इकाई एक दूसरे से भिन्न है, तो नहीं तो फिर घड़ी बंद हो जाए आगे नहीं चले तो फिर क्या हो, घड़ी ही बंद हो जाए बिल्कुल। तो उस काल में दूसरा काल नहीं है। जिस काल में दूसरा परिणाम है उसके पूर्व का या अगला परिणाम नहीं है। वो एक मोती में दूसरा मोती नहीं है, एक टाइल में दूसरी टाइल कैसी है नहीं है, एक परिणाम में दूसरा परिणाम नहीं है। इसलिए परिणामों को उसको बोलते प्रवाह क्रम, है ना। विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। प्रवाह क्रम में काल को लिया है, विस्तार क्रम में क्षेत्र को लिया है। अब कहते त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं। अब प्रश्न क्या आया इसमें, देखो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं। अब प्रत्येक प्रदेश मतलब क्षेत्र और उसका परिणाम मतलब काल में क्या होता है, परिणाम में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप ही है। क्या कहा, प्रत्येक प्रदेश कैसा है, जो क्षेत्र है उसमें कैसा है उत्पाद व्यय द्रव्य, और प्रत्येक परिणाम में भी उत्पाद व्यय द्रव्य। अच्छा मेरा एक प्रश्न है, उत्पाद व्यय ध्रुव में समय भेद है या नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव में समय भेद नहीं क्यों है राजी। जैसे अगर सूर्य का उदित हुआ तो सूर्य की रोशनी आई तो रोशनी एक नहीं पर है तो उसका उत्पाद, अंधकार का उसी समय व्यय हो जाए बराबर, और व्यय तो ध्रुव भी रहेगा। सूर्य तो कैसा है ध्रुव ही रहेगा। तो इसमें काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि प्रत्येक देखो उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों एक समय में होते हैं बेटा, है ना। उत्पाद व्यय, सूर्य का उत्पाद हुआ, अंधकार का व्यय हुआ और सूर्य कायम ध्रुव्य रहा। तो इसमें काल भेद नहीं है, तीनों ही एक समय होते। इसे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रत्येक प्रदेश और उसका परिणाम, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है वो बिल्कुल, उसी को क्या कहते हैं त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहते हैं। ये याद रखना बेटा, है ना, कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं। अब कहते हैं प्रत्येक प्रदेश या परिणाम अपने स्वरूप की अपेक्षा से उत्पाद रूप है, पूर्व की पर्याय की अपेक्षा से व्यय रूप है और परस्पर अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने से प्रवाह क्रम में अनुत्पन्न और अविनष्ट होने से कैसा है ध्रुव्य रूप है बिल्कुल। हम माला गिनने बैठे, हमने एक दाना पकड़ा, उसका उत्पाद हुआ, पीछे का दाना हमने छोड़ा, वो व्यय हुआ, है ना। और माला ध्रुव्य है पूरी, है ना। माला कैसी है पूरी ध्रुव्य रूप है। हाँ देखो परस्पर अनुशय मतलब अनुगमन अनुरूप, है ना, मतलब उसके अनुसार होना। अनुश्रुति मतलब कैसे उसके अनुसार, किसके अनुसार, उत्पाद व्यय के अनुसार कैसा है होना। तो अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने से प्रवाह क्रम से अनुत्पन्न और अविनिष्ट,
है ना। अपने प्रवाह क्रम में कैसे हैं अनुत्पन्न, मतलब कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं, अपने माला फेरने बैठे, हमने एक दाना बेटा पकड़ा, देखो उत्पाद हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो वो अनुत्पन्न है ना। अब वो हमने पीछा छोड़ दिया, पिछले वाला है ना दाना छोड़ दिया और ऊपर आगे पकड़ लिया, तो पीछे क्या हुआ, वो विनष्ट हो गया, तो कोई व्यय हुआ क्या, वो तो अपनी माला में वो दाना अपने स्थान पर क्या है स्थित है, खचित है वो बिल्कुल ना। तो ये क्या लिखा है, अनुश्रुति से रचित वास्तुपने से प्रवाह क्रम में अनुत्पन्न और अविनष्ट होने से कैसा है, वो ध्रुव्य रूप है। माला कैसी है, ध्रुव्य। वो माला में जो धागा है वो ध्रुव्य है बेटा, वो एक एक मोती में होके वह धागा गया हुआ है ना। तो धागा क्या है, ध्रुव्य है ना। और हमने एक दाना किया है ना, अरहंत सिद्ध ऐसा करके किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर अरहंत सिद्ध, फिर दूसरा पकड़ा है ना। तो वो कैसा है, अनुत्पन्न। और ये कैसा है, व्यय हो गया ना, वो कैसा है, अविनिष्ट। कोई विनिष्ट होता नहीं है और कोई कैसा उत्पन्न होता नहीं है, बस यही उसकी ध्रुव्यता है। ध्रुव्य मतलब शाश्वत, एक रूप रहने वाला बिल्कुल है ना। तो यह इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अनुत्पन्न मतलब उत्पन्न नहीं होना, अविनिष्ट मतलब व्यय रूप नहीं होना, वही कैसा है, ध्रुव्य है। वो तो हमने माला में जो दाना एक छोड़कर दूसरा पकड़ा ना, तो हमने उसको उत्पाद व्यय कह दिया। वास्तव में तो कोई उत्पाद व्यय हुआ ही नहीं है, पूरा दाना अपने इसमें कैसा है, खचित है। उपर्युक्त त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान स्वभाव के है ना, ये क्या करना, इसमें जो उदाहरण लेना ना, वो झूलती हुई माला का लेना। हम माला बुन रहे हैं ना, जो झूलती हुई माला है ना, उसमें ये उत्पाद व्यय और ध्रुव्य कैसे हैं, घटित होंगे। तो उपर्युक्त त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य, राजी तुमने कभी क्लास ली, तुम्हारे वहाँ पर ली है। उपर्युक्त त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम, अतिक्रम मतलब उल्लंघन है ना। तो वो स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता है, उत्पाद व्यय होते हुए भी है ना, वो कैसा है, ध्रुव्यता का उल्लंघन नहीं करता है। ध्रुव्य तो सदा कैसा है, ध्रुव ही रहता है। तो स्वभाव का है ना, उत्पाद हो रहा है ना, निरंतर अपनी पर्याय बदल रही है, उत्पन्न हो रही, विनिष्ट उत्पन्न विनिष्ट उत्पन्न विनिष्ट हो रही, लेकिन अपना जो द्रव्य स्वभाव है वह कैसा है, शाश्वत है, वह कैसा है, ध्रुव्य है, वो उसका उल्लंघन नहीं करता है। द्रव्य का त्रिलक्षण अर्थात उत्पाद, द्रव्य का त्रिलक्षण क्या है, उत्पाद व्यय और ध्रुव। छह द्रव्यों का, छह द्रव्यों का लक्षण क्या है, कहाँ लिखा है, तत्वार्थ सूत्र में आया है ना, क्या आया है अदिति, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है ना, सद्रव्य लक्षणम। अब यहाँ ये कहते हैं, समझ में आया आपको, कठिन तो नहीं लगा। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, नाम थोड़ा सा अपरिचित है, बाकी विषय वस्तु बेटा बहुत सरल है उसकी बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं आचार्य के, इनको घटाना बेटा क्रमबद्ध पर है कि वो एक एक पर्याय एक एक दाना अपने काल में खचित है, उसको आगे पीछे नहीं कर। फिल्म की रील होती ना है ना, फिल्म की रील होती ना, उसमें एक एक सीन पूरी रील में खचित होता है ना। वो तो यहाँ लगा दे तो वो इतनी सी फिल्म होती है बेटा, इतनी सी फिल्म है ना, और उसको उस पर लगा दे तो पूरे वो बड़े पर्दे पर कैसी है, आ जाती है। ये क्योंकि हमारे है ना, पहले ये था, थिएटर था घर में, पहले एक बिजनेस ये भी था, थिएटर का बिजनेस था। तो बड़ी बड़ी पेटियों में बड़ी बड़ी रीलें आती थी ऐसी फिल्मों की। तो वो कैसे हैं, इसलिए मुझे ख्याल है कि वो एक एक सीन कैसा है उसमें खचित होता है। आचार्य ने झूलते हुए मोतियों के हार के उदाहरण से क्या समझाया है, त्रिलक्षण परिणाम। तुमको समझ में आ गया अच्छी तरह से। झूलते हुए हार से उन्होंने कैसा त्रिलक्षण घटाया, हाँ कैसा घटाया, राजी बताओ। हाँ दीदी, जब हम माला फेरते हैं हाँ, तो फिर उसमें हमने पहले एक मोती पकड़ा, बराबर, तो उसका उत्पाद हुआ।
जो हमने पिछला मोती छोड़ दिया था बराबर। उसका वह हो गया। हाँ। लेकिन जो माला है हाँ। उसका वो अभी भी अविनष्ट है और अनुत्पन्न हाँ है। बराबर, तो ध्रुव है, इसलिए उसमें जो ध्रुव है। धागा है ना वो एक एक मोती को स्पर्श करके आगे बढ़ रहा है। ऐसे उत्पाद और व्यय में जो द्रव्य है, जो शाश्वत है, जो सदाकाल रहने वाला है, वो एक एक पर्याय कैसी है, द्रव्य है, अपने स्थान पे कैसी है, खचित है बिल्कुल। आगे कहते हैं, अब उक्त टीका और भावार्थ के आधार पर निम्न बातों का विशेष स्पष्टीकरण है। देखो प्रवाह क्रम को क्यों लिया है ना, त्रिलक्षण पद्धति में कैसा है, वो गर्भित है। प्रवाह को क्यों लिया, क्योंकि पर्याय का स्वभाव परिणमन है ना, प्रवाह है ना, तो इसके कारण कैसा है उसको लिया है। अब कहते हैं प्रदेश, परिणाम और विस्तार क्रम, तीन बातें आई है। प्रदेश, परिणाम, प्रदेश मतलब क्षेत्र, परिणाम मतलब काल, और विस्तार क्रम, पांच बातें आई है। विस्तार क्रम, परस्पर अनुश्रुति और त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, इसमें पांच बातें आई है। प्रदेश, परिणाम, विस्तार क्रम, परस्पर अनुश्रुति, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। अब वो एक एक को कैसे हैं यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश लिया, प्रदेश मतलब क्षेत्र, एरिया, है ना। अब कहते हैं, इन्होंने एक उदाहरण बेटा दिया है। अब कहते हैं विस्तार व प्रवाह क्रम के उदाहरण इन्होंने इसमें दिए हैं। कपड़े के थान में उसकी लंबाई, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई, उसका पना है ना। अपन साड़ी भी लेना तो कैसे है, अब आपका ये दुपट्टा आप पहने हो, एक तो उसकी लंबाई है बेटा और एक उसकी कैसी है, चौड़ाई है बिल्कुल। तो कपड़े की थान में उसकी चौड़ाई मतलब पना विस्तार जैसा है बिल्कुल, और उसकी लंबाई प्रवाह जैसी है ना। जो थान में अपना पना लिया ना, वो तो कैसे विस्तार है, कितना है, क्योंकि कोई भी सूट वगैरह कुछ भी बनाना हो तो पना देखा जाता है उसका, कि पना कितना है उसका, है ना। जैसे अर्ज बोलते हैं, लेकिन पना है उसका कि भाई अब इतनी उसकी चौड़ाई है, ये पना है उसका, है ना, ये पन्ना है, और ये टेबल की लंबाई ना, और ये टेबल की कैसी है, चौड़ाई है, यहाँ तक है बिल्कुल, है ना। समझो एक ये कपड़ा है, तो कपड़े में कैसे थान में ये तो कैसी उसकी चौड़ाई है, वो विस्तार है, और लंबाई कैसी है, ऐसी प्रवाह है, प्रवाह है। और इसी को कैसा है, ताना और बाना कहते हैं। अब इसी में बुनाई होती ना, ताना बाना, कपड़े बुनकर देखे होंगे ना, बुनकर देखे ना, एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा करते हैं। यहाँ ताना बाना क्रमशः परिणाम और प्रदेश है ना। इसके उदाहरण उपयुक्त बिंदुओं से समझे जा सकते हैं। किसी हॉल की लंबाई और चौड़ाई का विस्तार क्रम, ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई और ये लंबाई टेबल की। तो विस्तार क्रम के उदाहरण बनाकर विस्तार क्रम को समझाते हुए उत्पाद, व्यय, द्रव्य घटित करना चाहिए। जैसे 50 फुट के लंबे हॉल में लंबाई नापते समय उसका 10वां फुट आएगा, 50 फुट की लंबाई है, और फिर हमने क्या है उसके 5 भाग करे तो 10-10 फुट के कैसे हैं, 5 भाग उसके हो जाएंगे बिल्कुल। तो 10वां फुट आएगा, अर्थात 10वें रूप से उत्पन्न हुआ वह कैसा हुआ, उत्पाद रूप है, और 10वें की उत्पाद की 9वें का व्यय हुआ। 10 अगर अभी 10 बजे घड़ी में तो 9 बजे का व्यय हो गया है ना। व्यय मतलब कैसा है, हाँ मतलब हट जाना वहाँ से, व्यय मतलब। अतः वे 9वें फुट के अभाव का व्यय रूप है ना। और कैसा है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। व्यय होना मतलब कैसा है, नष्ट होना। तो अर्थात व्यय रूप है, और संपूर्ण अखंड हॉल की अपेक्षा से वह 10वां फुट अपने स्थान पर सदैव रहता है ना। 10वां फुट हुआ ना, ये हॉल का 10वां फुट वो कोने में आया, तो कैसा है, वो अपने स्थान पे बिल्कुल खचित है, वो अपने स्थान पर हमेशा रहता है। मोती की माला का एक मोती अपने स्थान पर कैसा है, रहता है बिल्कुल। तो इसी प्रकार हॉल की अपेक्षा से 10वां फुट सदैव अपने स्थान पर रहता है, न तो वह उत्पन्न होता है। आप जानते हो बचपन में बेटा वो खेलते थे अपन, हम तो पौवा बोलते थे, अब मालूम नहीं तुम लोग क्या बोलते थे। वो ऐसे 10 ब्लॉक बना लेते थे
और फिर वो पौवा ऐसा डालकर फिर पैर से ऐसा करते, लंगड़ी, उसको लंगड़ी बोलते। हाँ, वो बेटा खेलते थे, उसके ब्लॉक्स बने हुए रहते थे बिल्कुल, है ना। तो एक ब्लॉक से हम कैसे उसको पैर से ऐसा मारते थे बिल्कुल, है ना। तो वहाँ पर कैसा है, वो जो ब्लॉक बना हुआ होता है, तो वो ब्लॉक कैसा है, हमने बोल लिया कि वो नंबर भी डालते थे, अब मैं तो भूल भी गया, है ना। तो अब कैसा है ना, वो कौन सा ब्लॉक उत्पाद हुआ और कौन सा व्यय हुआ, हुआ क्या, वो तो अपने स्थान पर है, स्थित है, अपने स्थान पर खचित है बिल्कुल। अर्थात न तो कोई उत्पन्न हुआ, न तो कोई व्यय हुआ, वो प्रत्येक ब्लॉक ध्रुव्य है, प्रत्येक पर्याय अपने स्थान में कैसी है, ध्रुव्य है बिल्कुल। ध्रुव्य मतलब शाश्वत, नित्य रहने वाली है। दूसरा उदाहरण दिया बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं, रेल यात्रा करते समय किसी परिचित स्टेशन पर तीनों घटित करें। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है बिल्कुल ना, त्रिलक्षण को। जैसे बड़ौदा का आना उत्पाद हुआ। आप लोग, गुना के पहले कौन सा स्टेशन आता है, ग्वालियर आता है। तो कैसा है, हमने कहा कि गुना आ गया, तो कैसा है, ग्वालियर का व्यय हो गया, है ना। सूरत में, यहाँ तो सूरत का उदाहरण है, सूरत के जाने होने पर व्यय हो गया। बड़ौदा का आना ही सूरत का जाने रूप है। अभी गुना आ गया है, तो गुना का आना ही ग्वालियर का जाना है, उसका कैसा है, व्यय होना है बिल्कुल। तो व्यय और उत्पाद हुआ कुछ क्या, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल। वही सूरत के जाने आने से बड़ौदा का आना, सूरत का जाना, बड़ौदा अपने स्थान पर, गुना अपने स्थान पर बिल्कुल सदा रहता है, और ग्वालियर अपने स्थान पर कैसा है, सदा ही रहता है। जाने आने रूप अर्थात कैसा है, दोनों ही ध्रुव्य है। मतलब प्रदेश और उसका क्षेत्र दोनों ही ध्रुव्य है, कोई उत्पाद नहीं और कुछ व्यय नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, ध्रुव्य रूप है। इस प्रकार सम्यक की पर्याय में लगाओ। सम्यक की पर्याय में त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को घटित करें। वह पर्याय अपने स्वरूप से उत्पन्न हुई है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, अपने स्वरूप से, अतः वह उत्पाद हुआ, सम्यक का उत्पाद हुआ, मिथ्यात्व का व्यय हुआ, और श्रद्धा गुण तो कायम ध्रुव्य सदा ही रहने वाला है बिल्कुल। अर्थात मिथ्यात्व की अपेक्षा से सम्यक पर्याय को कैसा है, व्यय कहा है ना। उत्पाद की अपेक्षा से बेटा उसको व्यय कहा है ना। और ध्रुव्य की अपेक्षा से देखो तो कोई उत्पाद व्यय हुआ ही नहीं, दोनों ही कैसे हैं, ध्रुव्य हैं, दोनों ही कैसे सदा शाश्वत काल रहने वाले हैं। तथा त्रिकालवर्ती परिणामों के अखंड प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वकाल में कैसी है, सदा ध्रुव्य ही रहती है। कितनी आकुलता करते हैं बेटा अपन, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा चेंज कर लेंगे, वैसा चेंज कर लेंगे, कितना बोलते, प्रत्येक पर्याय अपने स्थान पर बिल्कुल खचित है और ध्रुव्य है बिल्कुल, तुम पलट सकते नहीं हो। और क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हमने कोई विकल्प किया है ना, और उस समय वो कार्य हो गया, तो हमको क्या लगता है, हमने किया बिल्कुल, है ना, मैं कर सकता, देखो मैंने किया, मेरे विकल्प से हुआ, जबकि वो परिणाम उस समय होने ही वाला था बिल्कुल, कोई उसका कैसा है, करता नहीं है। तो सम्यक तो पर्याय व्यय रूप त्रिकालवर्ती परिणामों के अखंड प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में सदा ही कैसी विद्यमान है और ध्रुव्य है। इस प्रकार अन्य अनेक उदाहरण के बिंदु से समझा जा सकता है। पहला तो प्रदेश और परिणाम हो गया ना बेटा, अब कैसा हुआ, अब इसके बाद विस्तार क्रम भी हो गया। अब कहते परस्पर अनुश्रुति, ये क्या है, दो भिन्न अंगों में एकता का आधार ही अनुश्रुति है। अर्थात यद्यपि प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक परिणाम परस्पर भिन्न भिन्न है, वे क्षेत्र और काल कैसे हैं, परस्पर भिन्न भिन्न है, तथापि उसमें कथनचित भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में पाया जाता है उत्पाद व्यय, है ना, तो सर्वथा भिन्नता नहीं है। जिस द्रव्य के वे प्रदेश और परिणाम हैं, वह द्रव्य उनमें सदा ही विद्यमान रहता है।
ना। वो मोती की माला में वो धागा कैसा है, एक एक पर्याय में, एक एक दाने में सदा ही विद्यमान रहता है। अगर टूट जाए तो उसको माला नहीं कहेंगे, है ना। अगर बीच में से धागा टूट जाए तो क्या हो, उसको माला नहीं कहेंगे। वो द्रव्य उसमें सदा विद्यमान रहता है। द्रव्य मतलब धागा, उदाहरण के लिए, है ना। और हमने मोती लेना, एक उत्पाद फिर व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, और वो प्रत्येक माला में वो जो धागा है वो द्रव्य है, वो सदा काल विद्यमान रहता है। अतः वे प्रदेश और परिणाम मानो द्रव्य के कारण परस्पर कैसे अनुसूचित हैं, बंधे हुए हैं। अब वो जो मोती हैं वो किसके कारण बंधे हुए हैं, धागे के कारण। वो धागे ने सबको कैसा एक में पिरोकर रखा है, वो धागे के कारण ही कैसे वो सब बंधे हुए हैं। उसका नाम है अनुसूति रूप, ना, मतलब बंधे हुए थे किसके कारण, वो द्रव्य के कारण, वो द्रव्य स्वभाव के कारण कैसे। जैसे अपना भी ना, अपना भी जैसे आत्मा द्रव्य है ना, और उसका कैसा है उत्पाद और व्यय, जो प्रत्येक पर्याय उत्पन्न हो रही है और कैसी है, विनष्ट हो रही है। और उसमें कैसा है, आत्मा कैसा है, द्रव्य है, सदा काल रहने वाला है। तो बंधे हुए किसके कारण, वो धागे के कारण ना। इसे अपना भी प्रत्येक पर्याय बंधी हुई किसके कारण है, बोले आत्मा के कारण है, द्रव्य के कारण। हार में सभी मोती धागे में ही गुथे हुए हैं, अर्थात उसमें परस्पर अनुसूति, अनुसूति मतलब बंधे हुए। अब देखो भारत के सभी प्रांत, जिले, गांव सब परस्पर भिन्न है ना। अभी आप सब लोग अलग अलग गांव से हो, है ना। सबके गांव कैसे हैं, अलग अलग हैं। कोई कहाँ मध्य प्रदेश, कोई कहाँ के, सबके बंधे हुए हैं, बिल्कुल ना। लेकिन भारत एक कैसा है, अखंड है। और भारत के ही ये सब कैसे हैं, प्रांत होते हैं, बिल्कुल। तो प्रांत, जिला, गांव परस्पर भिन्न है। फिर भी प्रत्येक प्रांत, जिला, गांव में अगर आपको आपकी सिटीजनशिप लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, भारत भारत बोला करो तो कैसे, भारत, है ना। अगर आपको सिटीजनशिप आप कहाँ की हो तो आप क्या बोलोगे, भारत। सब अलग अलग प्रांत के हो, जिले के अलग अलग प्रांत के हो, लेकिन वो सब प्रांत और जिले किससे बंधे हुए हैं, बोले भारत से बंधे हुए हैं, है ना। अखंड भारत, बिल्कुल, है ना। प्रांत लेकिन फिर भी झगड़ा करते हैं, हम मराठी, हम गुजराती। अब इंडिया और भारत में झगड़े अब नहीं, लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, है ना। अब उस पर ही लड़ाई मचा दी। एक बोलता हम इंडिया, राहुल गांधी बोलता इंडिया, और बीजेपी बोलते हम भारतीय। अब उसमें से झगड़ा खड़ा कर दिया, जबकि दोनों पुद्गल की भाषा वर्गणा के शब्द हैं, है ना। लेकिन लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए। अर्थात उन प्रांत और जिले और गांवों में परस्पर अनुसूति से रचित एक वास्तुपना है। भारत तो कैसा है, एक अखंड है, बिल्कुल, है ना। वे 11 मेंबर क्रिकेट टीम में जीत जाते हैं तो क्या बोले, इंडिया जीत गई, क्या कहते हैं, इंडिया। अब इंडिया पूरी खेलने गई थी वहाँ पर, हाँ? खेलने तो कौन गया था, 11 ही मेंबर गए थे, लेकिन वो 11 में पूरे इंडिया को समाहित कर लिया है ना। अखंडता, भारत की कैसी अखंडता। द्रव्य स्वभाव से ही उत्पाद, व्यय, द्रव्य परिणामों की परंपरा से रहता है। इसलिए द्रव्य स्वयं भी उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक है। अपने ना गुण पर्ययवत द्रव्यम, तत्वार सूत्र में अपने सूत्र पढ़ा था ना कि गुण पर्ययवत द्रव्य, द्रव्य के साथ गुण पर्याय सहित ही होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं, देखो प्रदेश किसे कहते हैं, लिखे हुए हैं आप में, नोट किए हुआ, देखो प्रदेश किसे कहते हैं। हाँ, इसमें 21 और 22 प्रश्न का ये वाला पेज नंबर 39 का जो लास्ट 1.5 लाइन है ना, वो प्रदेश और कैसे हैं, परिणाम किसे कहते हैं, दोनों का आंसर आ गया। प्रदेश परिणाम में क्रम क्यों है, प्रदेश परिणाम में क्रम क्यों पाया जाता है, तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रदेश और परिणाम में क्रम क्यों पाया जाता है। ये वाला इसका लिखा नहीं है, की जगह डाला नहीं है। द्रव्य के प्रदेश में परस्पर भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें क्रम मिलता है। 40 पर पहला पैराग्राफ। हाँ।
द्रव्य के प्रदेश परिणाम परस्पर भिन्न होते, इसमें क्रम होता है ना। तो कैसा प्रश्न क्या था, प्रदेश और परिणाम का क्रम क्यों है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला है बेटा, सेकंड पैराग्राफ। द्रव्य के परिणाम प्रवाह क्रम एक के बाद अपने एक क्रम से प्रकट होते हैं। जिस काल में जो परिणमन होता है उसका कोई दूसरा काल नहीं होता है ना। ये वाला है बेटा, है ना। अब आगे 24वां, बस इसमें एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा वाला, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते, ये यहाँ से शुरू होता है। ये सेकंड जो पॉइंट है ना इसका, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं, एक वो है, और फिर उसके फिर कैसे हैं पूरे ये बताए हुए हैं। तो अगर ऐसा आया आपको कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं, तो ये यहाँ तक लिखना है इसका। कहाँ तक, प्रत्येक प्रदेश और परिणाम से व्यय रूप उसे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहते हैं। ये ध्रुव्य रूप है ना, वो कैसा है, ध्रुव्य रूप है। नहीं, यहाँ तक लिखना बेटा, उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है ना, यहाँ तक इसका आंसर है, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य रूप है। इस प्रकार से अपना पढ़ा है। अब यहाँ ये कहते हैं विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, मतलब क्षेत्र के नियमित, क्षेत्र की निश्चितता को क्या कहते हैं, विस्तार क्रम, और काल की नियमितता को क्या कहते हैं, प्रवाह क्रम। क्षेत्र मतलब एरिया है ना, और काल मतलब एक के बाद एक। हार का अपन उदाहरण ना, वो पूरा जो हार है, पूरा जो हॉल है ना, वो क्षेत्र का विस्तार क्रम है ना। और कैसा है, उसमें एक एक टाइल्स जो लगी हुई है वो कैसे हैं, वो काल की नियमितता, प्रवाह क्रम। दो उदाहरण आए, एक हॉल का और एक कैसे मोती की माला का, है ना। दो उदाहरण है, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे, समय अपना हो गया है। चलिए, अब आज कोई दूसरा बोलोगे आप लोग? हाँ, वो याद हो गया बेटा आपको, वो याद हो गया आपको? एक और अपन ये याद कर लेते। जो होने योग्य ही होता है, बोलो अभी आप लोग, है ना। जो होने योग्य ही होता है, जब वस्तु स्वयं ही बदलती है। जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है। फिकर सोच सोच, तू फिकर सोच क्यों करता है। तू फिकर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है। जो होना है सो होता है। तो वह अपनी ताकत खोता है। वह अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक कर रह जाती, चेष्टाएं थक कर रह जाती, पर जो होना है सो होता है। पर जो होना है सो होता है। तो तू क्यों रोता गाता है। तो तू क्यों रोता गाता है। जो होना है सो होता है। जो होना है सो होता है। आप लोग लिख लेना, तो फिर क्या होगा, आप लोग को याद हो जाएगा।
जो होने योग्य ही होता है, जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तू क्यों रोता गाता है, तू फिक्र सोच क्यों करता है। नहीं, निश्चित की बात ही नहीं आई है बेटा इसमें। जो होना है सो होता है, तू सोच फिक्र क्यों करता है। वह अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती है, पर जो होना है सो होता है। बिल्कुल, है ना। कितनी निश्चिंता पलक, कितनी निश्चिंता। पापा नहीं आए, लेने नहीं आए, नहीं था क्रमबद्ध में जाने की योग्यता, तब हमने भी छुट्टी दे दी, पापा ने भी बात कर ली, तुमने भी मन बना, लेकिन नहीं योग्यता जाने की तो कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते हो बिल्कुल। नहीं थी योग्यता जाने की, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता नहीं थी बिल्कुल, है ना। बस तो ऐसा क्रमबद्ध का विचार करने से अपने को कैसा है, असीम शांति मिल जाती। चलो ये हो गया निकिता, ये कर दिया बंद कर। हाँ जयकारा लगाओ बेटा। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जगवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय 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 जय।